Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग ने वांगजी को सारी सच्चाई बता दी थी और अब जाकर कहीं वांगजी को विंग की रियल सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था। विंग की सारी सिचुएशन जानकर वांगजी ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो खुद जाकर विंग को वी चांसे के हवाले करेगा। उसने विंग की सेफ्टी के लिए न सिर्फ अपनी कार को बल्कि खुद के और विंग के हुलियों को भी चेंज किया था। साथ ही उसने विंग की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रोड को भी चेंज कर दिया था। वो मेन रोड से ना जाते हुए एक छोटे से कच्चे रास्ते से जाने वाले थे ताकि वो लोग वेंचाओ के लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर पाए। साथ ही वांगजी विंग की कंडीशन भी समझ सकता था। वो जानता था कि विंग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, इसीलिए वो टाइम टू टाइम विंग से बातें भी कर रहा था, उससे प्रैंक भी कर रहा था और उसे टीज भी कर रहा था। वो विंग को बस स्ट्रेस फ्री रखना चाहता था ताकि विंग ज़्यादा हेडेक ना ले। विंग भी कहीं ना कहीं वांगजी की ये कंडीशंस समझ सकता था, इसलिए वो भी हो सके उतना खुद को स्ट्रेस फ्री दिखाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो भी वांगजी के हर बात को रिस्पॉन्स कर रहा था और उससे हैप्पीली बातें भी कर रहा था। वो दोनों पूरे रास्ते सिर्फ बातें कर रहे थे। अब तक उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। विंग ने वांगजी को बहुत सारी अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें बता दी थी। साथ ही वांगजी ने भी विंग को बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई थी। अब वो दोनों बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। साथ ही वांगजी टाइम टू टाइम जियांग चैंग और नी हुसैन को अपनी लोकेशन भेजा कर रहा था ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होए तो वो दोनों विंग और वांगजी को प्रोटेक्ट करने जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही नी हुसैन और जियांग चैंग भी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा केयरफुली हर मैटर को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि विंग और वांगजी को रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नी हुसैन और जियांग चैंग ने वांगजी को ये भी बता दिया था कि वी चांसे अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो खुद अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। वांगजी ये बात जान चुका था, इसीलिए उसने नी हुसैन और जियांग चैंग से ये कहा कि हो सके तो वो दोनों खुद पर्सनली वी चांसे से मिलने की कोशिश करे, पर वो अब किसी के भी हाथों ये मैसेज ना पहुंचाए कि विंग वांगजी के पास है और वो दोनों भी कहा है, क्योंकि वांगजी जानता था कि वेन चाओ वेन रोहान का बेटा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वेन रोहान के आदमियों ने वी चांसे पर भी नज़र रखी हुई हो। इसीलिए वांगजी ने नी हुसैन और जियांग चैंग को ये स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर वो दोनों मिल सके तो ही वी चांसे को विंग के बारे में बताए, वरना किसी के भी हाथों मैसेज भिजवाने की जरूरत नहीं है। वी चांसे जो बिजनेस वर्ल्ड पे राज करते थे वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए नी हुसैन और जियांग चैंग के लाख कोशिशों के बाद भी वी चांसे अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। वो बस अपने बेटे को ढूंढ रहे थे और नी हुसैन और जियांग चैंग उन्हें ये बता नहीं सकते थे कि विंग उनके पास है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी सुबह से लगातार ड्राइव कर रहा था। वो बहुत कम जगह ही रुके थे, इसीलिए विंग अब वांगजी के लिए वरीड हो रहा था क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, वांगजी क्यों ना हम सीट एक्सचेंज कर ले। ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज हो गया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने अपनी स्माइली फेस के साथ कहा, क्यों ना थोड़ी देर मैं ड्राइव करूँ और तुम सो जाओ। वैसे भी मुझे ड्राइविंग आती है। वांगजी ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में ड्राइव कर पाओगे? ये सुनकर विंग ने अपना मुंह फुला लिया। उसने वांगजी की तरफ थोड़े गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती? वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए उसे टीज करते हुए कहा, अगर मैं सो गया और मुझे पता चला कि मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली है, थोड़ा वियर्ड नहीं होगा? ये सुनकर विंग को और भी गुस्सा आ गया। उसने वांगजी को वैसे ही मारते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम सच में बहुत टीज करते हो मुझे, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर विंग ने अपने फेस पर बड़ा सा पाउट लाते हुए वांगजी के तरफ से अपने हेड को दूसरी तरफ मोड़ लिया। वांगजी विंग का ये क्यूट रिएक्शन देखकर स्माइल कर रहा था, पर उसने थोड़ी ही दूरी पर कार रोक दी और विंग को ड्राइव करने के लिए अलाउ कर दिया और वो खुद साइड की सीट पर जाकर रेस्ट करने लगा। अब शाम का वक्त था और वांगजी सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था क्योंकि रात को भी उसकी नींद ठीक से हुई नहीं थी।
साथ ही सुबह से भी वो विंग के लिए टेंशन ले रहा था, इसीलिए वो खुद भी बहुत थक गया था। इसीलिए वो जैसे ही पैसेंजर सीट पर बैठा तुरंत ही उसकी आंख लग गई और वो डीप स्लीप में चला गया। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था, उसके फेस पर स्माइल थी, साथ ही वो पूरे कॉन्सेंट्रेट से कार भी ड्राइव कर रहा था। विंग ने कार में एक स्मूथिंग मेलोडी लगा दी थी जिससे वांगजी और भी कंफर्टेबली सो सके। ऐसे ही उन दोनों का सफर कट रहा था। अब करीबन रात के 9 बज चुके थे और वांगजी की आईज ओपन हो चुकी थी। जैसे ही वांगजी ने आईज ओपन की थी, उसके सामने विंग का वो ब्यूटीफुल फेस आया था। वैसे तो अंधेरे की वजह से वांगजी को विंग का फेस क्लियरली दिख नहीं रहा था, पर फिर भी चांद की उस हल्की फुल्की रोशनी में विंग का फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रिटी लग रहा था। वांगजी पूरी तरीके से विंग के फेस की उस ब्यूटी में एक पल के लिए खो चुका था। विंग का पूरा फेस तो उसके सामने विजिबल नहीं था क्योंकि विंग सीधा बैठा हुआ था, ऑब्वियसली वो ड्राइव कर रहा था, इसीलिए वांगजी उसका सिर्फ हाफ फेस देख पा रहा था, पर वो हाफ फेस भी वांगजी को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। विंग का फेस देखकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। कुछ देर वांगजी ऐसे ही विंग को घूर रहा था। जैसे ही विंग को ये सेंस होता है कि कोई उसे इंटेंसली देख रहा है, वो तुरंत अपने साइड में देखता है। विंग ये नोटिस करता है कि वांगजी उसे ही देख रहा है। जैसे ही वांगजी को ये फील होता है कि विंग भी अब उसकी तरफ देख रहा है, वो तुरंत ही उठ जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। वांगजी ने ये लाइन विंग और उसके बीच में की वो ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए कही थी, जो उन दोनों के बीच में कुछ पलों के लिए आ गई थी। विंग ने फिर से वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, हाँ वैसे भी तुम मरने मेरे ही हाथ से हो। सॉरी, मतलब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है, पर मैं इतनी जल्दी तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बोलकर विंग ने वांगजी को एक क्रीपी स्माइल दी। वांगजी विंग की वो क्रीपी स्माइल देखकर थोड़ा अजीब फील कर रहा था, पर तुरंत ही उसने खुद को नॉर्मल किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, चलो बहुत मज़ा खोल लिया, गाड़ी एक साइड को रोक दो, अब मैं ड्राइव करूँगा। विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अब भी रेस्ट करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्राइव करने में। वांगजी ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, ऑलरेडी नाइट हो चुकी है और ये जंगल है, कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए बेटर होगा कि अब ड्राइव मैं करूं। विंग वांगजी का अपने लिए कंसर्न समझ सकता था, इसलिए उसने थोड़ी दूरी पर जाकर रोड के एक साइड को कार को पार्क कर दिया। वांगजी ने विंग को कार से उतरने के लिए मना किया और वो अकेला कार से नीचे उतरा। उसने पहले तो वाटर बॉटल से अपने माउथ को क्लीन किया, मतलब बॉटल में जो पानी था उससे अपने माउथ को क्लीन किया और बाद में वो ड्राइविंग साइड के तरफ आ गया। उसने विंग से कहा कि वो विंग वैसे ही कार में ही शिफ्ट हो जाए पैसेंजर सीट पर। विंग ने भी वांगजी की बात मान ली और वो सीधा पैसेंजर सीट पर वैसे ही शिफ्ट हो गया और वांगजी ने विंग की जगह ले ली। अब वांगजी ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर बाद वांगजी ने ये नोटिस किया कि उनका फ्यूल खत्म होने की कगार पर है। वांगजी ने तुरंत मैप में अगला फ्यूल स्टेशन ढूंढा और उसे बहुत जल्द वो मिल भी गया। वांगजी ने कुछ देर ड्राइव की और वो फ्यूल स्टेशन पर पहुंच गए और वांगजी ने कार में फ्यूल भराया। टैंक फुल होने के बाद वांगजी की नज़र फ्यूल स्टेशन के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में गई। वांगजी ने विंग की तरफ देखा जो कार में बैठा हुआ था। वांगजी ने विंग से कहा कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा। विंग को भी भूख लग चुकी थी, इसीलिए उसने नोट किया। वांगजी ने कार को एक साइड को पार्क किया और वो दोनों भी रेस्टोरेंट में चले गए। उन्होंने कुछ हल्की फुल्की चीज़ें खाई और बाद में फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। वांगजी रात भर ड्राइव कर रहा था और विंग भी उसे कंपनी दे रहा था। ना विंग सोया था ना वांगजी। उन 2-4 घंटों का रेस्ट वांगजी के लिए काफ़ी था। वो बहुत रिफ्रेश फील कर रहा था और ऑलरेडी उस पर विंग की जिम्मेदारी भी थी, इसीलिए उसने अब कहीं भी रेस्ट करना सही नहीं समझा। वो लगातार ड्राइव ही कर रहा था। ऐसे ही 7-8 घंटे बीत गए। वो नॉन स्टॉप ड्राइव करने की वजह से काफ़ी हद तक
डिस्टेंस कवर कर चुके थे और अब बीजिंग थोड़े ही दूर पर था। पर वांग जी अभी भी रिलैक्स नहीं हुआ था, क्योंकि उसे तब तक चैन नहीं पड़ने वाला था जब तक विंग पूरी तरीके से सेफली अपने फादर के पास नहीं चला जाता। अब लगभग सुबह होने में आई थी और विंग की कुछ देर के लिए आंख लग चुकी थी। वांग जी भी विंग को रेस्ट करने देना चाहता था, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर वो सोया नहीं है तो विंग भी सोया नहीं है। विंग भी लगातार वांग जी को कंपनी दे रहा है, इसीलिए उसने विंग को सोने देना ही सही समझा और वो शांति से ड्राइव करने लगा। ऐसे ही ड्राइव करते हुए वांग जी बीजिंग के पास पहुंच चुका था और अब यहाँ से बीजिंग ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 किलोमीटर था। वांग जी ने अचानक देखा कि यहाँ कार की थोड़ी भीड़ लगी हुई थी, पर वांग जी ये रास्ता जानता था, इसीलिए वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि इस रास्ते पर कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं होती। वांग जी समझ चुका था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने कार को ठीक से लॉक किया और वो नीचे उतर गया देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है। वांग जी ने आगे जाकर कुछ लोगों को देखा जो हर कार की चेकिंग कर रहे थे। वांग जी समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये वेंचाओ के लोग हो सकते हैं, इसीलिए वांग जी भागते हुए अपने कार के पास आया। उसने कार के डोर को ओपन किया और वो कार के अंदर बैठ गया। उसने विंग की तरफ देखा जो अभी भी सो रहा था। वांग जी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि वेंचाओ को और उसके लोगों को बस विंग का फेस और कार के मॉडल के बारे में पता है, बाकी वेंचाओ के लोगों ने कभी भी वांग जी को नहीं देखा। इसलिए वांग जी ने विंग को बचाने के लिए एक ट्रिक प्ले करने की डिसाइड की। वांग जी ने तुरंत विंग को जगाया और विंग जग भी गया और वो वांग जी की तरफ अपनी स्लीपी आइज से देखने लगा। वांग जी ने विंग से कहा कि वेंचाओ के लोग आगे हैं और वो विंग को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही विंग पैनिक हो गया और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने विंग से कहा कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वांग जी जो कहेगा वो विंग को करना होगा। विंग ने अपने हेड को यस में शेक कर दिया। वांग जी ने कुछ स्नैक्स के पॉकेट्स को एक स्कार्फ में बांध लिया, साथ ही उस पर कुछ और क्लोथ्स लपेट दिए ताकि वो एक सर्कल शेप ले ले। विंग को वांग जी की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो वांग जी जैसा कह रहा था वैसा कर रहा था। वांग जी ने विंग से कहा कि अपना हुडी ऊपर करे। विंग वांग जी की तरफ वियर्डली देखने लगा। वांग जी के पास वक्त नहीं था, इसलिए उसने खुद ने ही विंग के हुडी को ऊपर किया और उस बॉल को जो वांग जी ने बनाई थी उसे विंग के स्टमक के पास रख दिया। साथ ही उसने उस बॉल को अच्छी तरीके से विंग के ही हुडी से कवर कर दिया। विंग के हेयर्स थोड़े लॉन्ग थे, इसीलिए वांग जी ने विंग के हेयर्स को ओपन कर दिया। साथ ही उसने विंग के गले में एक बड़े से स्कार्फ को डाल दिया और उसी स्कार्फ से विंग के फेस को भी थोड़ा कवर कर दिया। उसने विंग को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। विंग ने तुरंत ही अपनी आईज को बंद कर दिया। वांग जी ने विंग के फेस पर बाल डाल दिए और विंग का फेस अब वांग जी की तरफ था और वो बालों की वजह से कवर हो चुका था। साथ ही उस स्कार्फ की वजह से भी विंग का फेस कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी ने विंग की सीट को भी बहुत कंफर्टेबली पीछे की तरफ कर दिया था, जिससे विंग पूरी तरीके से लगभग कवर हो चुका था। वांग जी धीरे धीरे अपनी कार वेंचाओ के लोगों के पास से लेके जाने लगा। वेंचाओ के लोगों ने वांग जी की कार को भी रोक दिया, पर वांग जी ने उन लोगों की तरफ देखा। उन लोगों में से एक आदमी वांग जी के साइड आया और उसने विंडो ग्लास को नीचे करने का इशारा किया। वांग जी ने तुरंत ही विंडो ग्लास को नीचे कर दिया। वो आदमी इससे पहले कि वांग जी से कुछ बोल पाता, वांग जी ने अपने माउथ पर एक फिंगर रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया। साथ ही वांग जी ने अपने साइड में सोए ओमेगा की तरफ उसे दिखाते हुए कहा, एक्चुअली मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है और बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है। क्या बात है? वो आदमी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने वांग जी की तरफ थोड़ा क्वेश्चनिंग लुक से देखते हुए कहा, अगर ये प्रेग्नेंट है और इसकी हालत ख़राब है तो तुम उसे लेके कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली ये बहुत ज़िद्दी है, इसे अचानक अपनी माँ से मिलना है।
और अगर मैं इसे ना लेके जाऊँ तो ये मुझे ही घर से बाहर निकाल देगा, इसीलिए मैं इसे इसके माँ के घर लेके जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता ओमेगास कितना परेशान करते हैं। जब से ये प्रेग्नेंट हुआ है मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तुम्हें अब क्या बताऊँ। इतना बोलकर वांग जी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी ओमेगा है और मेरा ओमेगा भी मुझे बहुत तंग करता है। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी वांग जी की कार से दूर हो गया और अपने साथियों से इस कार को देने के लिए कह दिया। उन आदमियों ने भी वांग जी की कार को छोड़ दिया। करीबन आधा किलोमीटर आगे आकर वांग जी ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। साथ ही विंग भी उठ चुका था और वो वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, कैसा लगा मेरा आइडिया। विंग ने अपने हुडी को ऊपर किया और वही फेक बॉल निकाला, मतलब उन दोनों का फेक बच्चा, और उसे वांग जी की तरफ थ्रो करते हुए कहा, तुम सच में कितने नौटंकी हो, मैं तुम्हें तंग करता हूँ। वांग जी ड्राइव कर रहा था पर फिर भी उसने उस बॉल को कैच करते हुए कहा, अरे अरे विंग, हमारा बच्चा है वो, क्या कर रहे हो, उसे हर्ट हो जाएगा। ये सुनना था कि विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपने गले में जो स्कार्फ था उसे भी निकाल के वांग जी के ऊपर थ्रो करते हुए कहा, तुम सच में कभी नहीं सुधर सकते, हमेशा नौटंकी करते रहते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें सच में ड्रामा फील्ड में जाना चाहिए, कितनी नौटंकी करते हो तुम। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, इसी नौटंकी की वजह से आज हम दोनों सेफ है, वरना उनके हाथों तुम लग जाते और मेरी बैंड बज जाती। अब ये लो, संभालो अपने बच्चे को। इतना बोलकर वांग जी ने फिर से वो बॉल विंग की तरफ थ्रो कर दी। ये सुनना था कि विंग उस बॉल को पकड़ के हंसने लगा, साथ ही वांग जी भी हंस रहा था। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक में उनका वक्त गुजर जाता है और अब बीजिंग सिर्फ 10 किलोमीटर रह चुका था। हंसी मजाक में उनका रास्ता कट ही रहा था, तभी वांग जी अपनी कार के पीछे बहुत सारी कार्स को आता हुआ नोटिस कर लेता है और वो तुरंत ही विंग को भी ये बता देता है। विंग पैनिक हो चुका था। वांग जी ने विंग से कहा कि डरो मत। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल को बाहर निकाला और जियांग चैंग नी हुसैन को अपनी लोकेशन और सिचुएशन दोनों भी सेंड कर दिए। साथ ही वांग जी और भी फास्टली ड्राइव करने लगा। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो लगातार वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे प्रेस कर रहा था। वांग जी ने डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम डरोगे तो मुझे भी तुम्हारे लिए डर लगेगा, इसीलिए प्लीज़ खुद को संभालो, मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनो, जैसे मैं तुम्हारी बन रहा हूँ। हम दोनों को भी घबराना नहीं है, एक दूसरे का साथ देंगे तो इन लोगों से आसानी से निपट सकते हैं, पर अगर तुम पैनिक करने लगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, इसीलिए प्लीज़ खुद को संभालो। विंग वांग जी की बातों का मीनिंग समझ सकता था, इसीलिए उसने अब खुद को संभालना स्टार्ट किया। वो डीप ब्रीथ लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी हो सके उतने स्पीड से ड्राइव कर रहा था, पर अचानक वांग जी के सामने एक कार आकर रुक गई, जिससे वांग जी को ना सिर्फ अपनी कार की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ा बल्कि उसे बहुत जल्दबाजी में ब्रेक भी लगाना पड़ा, जिससे वांग जी की कार थोड़ी डिसबैलेंस हो चुकी थी, पर उसने जल्दी से अपनी कार को संभाल लिया। डिसबैलेंस मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, पर उसने संभाल लिया। वांग जी ने अपनी कार को बैक लेने की कोशिश की, पर पीछे भी बहुत सारी कार्स ऑलरेडी खड़ी थी। अब वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही उसने सामने वाले कार से पर्सन को बाहर आते हुए देखा, विंग और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था, जिसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। जैसे ही विंग ने वेंचाओ को देखा, विंग बहुत ज़्यादा डर गया। उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। इनफैक्ट वो लगभग वांग जी की तरफ ही झुकने लगा और वांग जी को अपने पास खींचने लगा ताकि वेंचाओ उसे वांग जी से दूर ना कर पाए। वही वांग जी जब विंग को इतना पैनिक देखा तब वो भी कहीं ना कहीं विंग के लिए वरीड हो गया। अभी वांग जी की ये कंडीशन थी कि वो वेंचाओ से ज़्यादा विंग के लिए डर रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा वेंचाओ को देखकर रिएक्ट कर रहा था। वांग जी ये क्लियरली समझ सकता था कि विंग बहुत ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि उसके फेरोमोन्स भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे थे।
वांगजी ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग पैनिक होना बंद करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मुझ पर यकीन तो करो। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और उसे अपने फेस के बहुत करीब करते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? बिलीव मी, अगर तुम डर जाओगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा और वो लोग मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। पर अगर तुम स्ट्रांग रहे तो मैं इन सब लोगों से लड़ सकता हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विंग को वांगजी की आंखों में अपने लिए केयर, कंसर्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। इसलिए विंग ने अपनी आइज को टाइटली बंद किया। एक डीप ब्रीथ इनहेल करने के बाद उसने वांगजी की तरफ देखते हुए जस्ट अपने हेड को नोट किया। वांगजी ने विंग के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाया और वो विंग के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड करते हुए कहा, मैं अभी आया, कार से नीचे मत उतरना। विंग वांगजी को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर जब वांगजी की आंखों में उसे अपने लिए केयर और कॉन्फिडेंस नजर आया तब विंग ने वांगजी को जाने दिया। वांगजी ने कार की की को कार में ही छोड़ दिया था और उसने बस कार को ठीक से लॉक कर दिया था। जैसे ही वो नीचे उतर रहा था उसने विंग से कहा कि वो खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए और जैसे ही वो बोलेगा कार को भगाने लगे। विंग ने नोट किया और वो खुद ड्राइवर साइड की सीट पर आकर बैठ गया। वांगजी बाहर निकला और वो वेंचाओ के सामने जाकर खड़ा हो गया। वेंचाओ ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मेरी तुमसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे बस वो ओमेगा चाहिए। तुम उस ओमेगा को मेरे हवाले कर दो और बाद में तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे आदमी तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। ये सुनकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ गई। इनफैक्ट उसके फेस पर एक स्मग था। उसने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, वो ओमेगा तुम्हें चाहिए? वेंचाओ ने अपने हेड को नोट किया। वांगजी ने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, तो जाओ ले लो उसे। यह सुनकर वेंचाओ के फेस पर स्माइल आ गई और उसके लोग वांगजी की तरफ घूर के देख रहे थे। वेंचाओ ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, जाओ और उस ओमेगा को मेरी तरफ खींचते हुए लेके आओ। वेंचाओ के लोग कार की तरफ बढ़ने लगे। विंग ये देखकर डर रहा था। वांगजी ने अचानक अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, तुम उस ओमेगा को लेके जा सकते हो, पर मेरी लिटिल वाइफी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनना था कि वेंचाओ की नज़र वांगजी के कार की तरफ गई जिसमें सिर्फ विंग ही नजर आ रहा था। वेंचाओ ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, क्या कार में तुम्हारी वाइफ है? पर नजर कोई नहीं आ रहा। वांगजी ने एक स्मग के साथ वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, जो नजर आ रहा है वही मेरी वाइफ है। वेंचाओ के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, ओ तो गेम प्ले करना चाहते हो? वांगजी ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ वो कभी हारा नहीं हूं ना, इसीलिए। वेंचाओ ने अपने लोगों से कहा कि विंग को कार से नीचे उतारे और वांगजी को पकड़ ले। जैसे ही वेंचाओ के लोग कार के पास जाने लगे, वांगजी भागते हुए कार के पास पहुंचा और वो वेंचाओ के लोगों से फाइट करने लगा। वही विंग बस वेंचाओ के लोगों की और वांगजी के बीच में जो झड़प हो रही थी उसे देख रहा था। वो डर रहा था। वही दूसरी तरफ वेंचाओ अपने सारे आदमियों को वांगजी को मारने के लिए भेज चुका था और वो खुद विंग के कार की तरफ जा रहा था। विंग ने जैसे ही देखा कि वेंचाओ उसकी तरफ आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। उसने अपनी कार को अच्छी तरीके से लॉक कर लिया था। वेंचाओ विंग के कार के पास पहुंचा और उसने कार के विंग शील्ड पर नॉक करते हुए कहा, लिटिल ओमेगा बाहर आ जाओ। पर विंग जो कार के अंदर था उसे वेंचाओ की वॉइस नहीं आ रही थी और वो वेंचाओ को देखकर ही पूरा स्वेटी हो चुका था। विंग हद से ज्यादा डरा हुआ था। वेंचाओ ये फील कर सकता था। उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वही दूसरी तरफ वांगजी वेंचाओ के गुंडों से लड़ रहा था। वांगजी बहुत सारे गुंडों को ऑलरेडी इंजर्ड कर चुका था, पर वो लोग भी कम पावरफुल नहीं थे। वांगजी को भी अच्छी खासी पड़ रही थी और वांगजी भी उन लोगों को अच्छी खासी गिरा रहा था। वांगजी ने बहुत सारे अल्फाज को ऑलरेडी रास्ते पे फेंक दिया था। वही दूसरी तरफ वेंचाओ ने अपने एक आदमी से रॉड मंगवा लिया था और वो विंग के कार के ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, पर ऑब्वियसली वो कार महंगी थी, इतने आसानी से उसका ग्लास ब्रेक होना पॉसिबल नहीं था।
पर फिर भी उसके ग्लास पर कुछ स्क्रैचेस तो गिर चुके थे, जिन्हें देखकर विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। वो डर रहा था कि अगर ये ग्लास टूट गया तो वेंचाओ उसे फिर से पकड़ लेगा। वो वांगजी की तरफ देख रहा था जो ऑलरेडी गुंडों से लड़ रहा था। जैसे ही वांगजी ने कार की तरफ नजर डाली, उसका गुस्सा बढ़ गया क्योंकि ऑब्वियसली वेंचाओ कार के पास खड़ा था और उसके हाथ में रॉड था। वांगजी ने जैसे ही विंग की आंखों में फिर से वो डर देखा, उसे डर लगने लगा विंग के लिए। इसीलिए वो जैसे तैसे करके वांगजी के लोगों को मतलब वेंचाओ के लोगों को मार रहा था और कार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वही वांगजी और कार के बीच में बहुत सारे लोग ऑलरेडी गिर चुके थे और वो भी वांगजी से फाइट कर रहे थे। वांगजी जैसे तैसे करके उन सारे लोगों से फाइट करते हुए वेंचाओ के करीब गया। उसने वेंचाओ की कॉलर को पीछे से पकड़ा और बहुत जोर से वेंचाओ को जमीन के ऊपर फेंक दिया। उसने विंग की तरफ देखा और इशारा करते हुए कहा कि अपनी कार को यहाँ से निकालो और जाओ। पर विंग उस जगह से जाना नहीं चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी बाहर था। उसने वांगजी को कार में बैठने का इशारा किया, पर वांगजी ऑलरेडी वेंचाओ से लड़ रहा था। इसीलिए उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं वेंचाओ को संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। पर ऑब्वियसली विंग उसकी बात नहीं सुन पाया। वांगजी और वेंचाओ के बीच में लड़ाई चल ही रही थी। तभी वांगजी को अपने हेड के पीछे बहुत शार्प पेन हुआ और वांगजी ने तुरंत ही अपने सिर को पकड़ लिया। एक्चुअली वेंचाओ के एक आदमी ने वांगजी के सिर पर बहुत जोर से हिट किया था एक रॉड से, जिससे वांगजी वेंचाओ को मारना रोक देता है और अपने हेड को पकड़ के लगभग वो जमीन पर ही गिर चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। वेंचाओ ने वांगजी की तरफ देखा जो अपने नीज के बल जमीन पर बैठा हुआ था। वेंचाओ वांगजी के पास गया और उसने वांगजी को एक स्ट्रॉन्ग पंच किया, जिससे वांगजी सीधा जाकर जमीन पर गिर गया। साथ ही वेंचाओ वांगजी को तुरंत ही इग्नोर करते हुए विंग के कार के पास आया। उसने विंग के फिर से विंडशील्ड पर नॉक करते हुए विंग को नीचे उतरने के लिए कहा। अब विंग के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वेंचाओ के लोगों ने वांगजी को पकड़ रखा था और विंग सेल्फिश तो नहीं था जो वांगजी को छोड़कर भाग जाए या वेंचाओ के हवाले वांगजी को छोड़ दे। इसीलिए वो मजबूरी में कार से बाहर उतर गया। वांगजी जो अभी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, उसने विंग की तरफ देखा और उसे अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो। पर विंग वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करने वाला था क्योंकि वांगजी को इन लोगों के हवाले छोड़कर विंग यहाँ से भागने तो नहीं वाला था। जैसे ही विंग कार से नीचे उतरा, वेंचाओ ने तुरंत ही विंग के करीब जाकर उसके बालों को टाइटली पकड़ लिया। विंग को इससे बहुत दर्द हुआ। वेंचाओ ने विंग को वैसे ही अपने करीब किया और उसने अपने दूसरे हाथ से विंग के जॉ लाइन को टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, लिटिल ओमेगा, क्या लगा था तुम्हें कि तुम मुझसे भाग सकते हो? विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वही दूसरी तरफ जैसे ही वांगजी ने देखा कि वेंचाओ ने विंग को पकड़ के रखा है, उसका खून खोल गया। वो उठने की कोशिश तो कर रहा था पर वेंचाओ के लोगों ने उसे बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। साथ ही वो खुद घायल था, इसीलिए कोई मूव भी नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ वेंचाओ विंग के जॉ लाइन पर टाइटली अपनी पकड़ कस रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने वेंचाओ की तरफ देखा और कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। विंग को बोलने में तक बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वेंचाओ ने एक डेविल स्मिक के साथ कहा, इतनी आसानी से छोड़ दूँ तुम्हें? ऐसे कैसे लिटिल ओमेगा, तुम्हें अपने पास रखने के लिए कितने पापड़ बेले हैं मैंने। जानते हो, पिछले 4-5 दिनों से कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे अब जाकर मिले हो और तुम्हें मैं छोड़ दूँ? ना 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 ना, इतनी आसानी से नहीं। जितना तुमने मुझे अपने पीछे भगाया है उसका रिवॉर्ड तो मुझे मिलना चाहिए, सही कहा ना? इतना बोलकर वो विंग के फेस के करीब जाने लगा। विंग को यह कभी बर्दाश्त नहीं था कि वेंचाओ उसके करीब आए, इसलिए वो वेंचाओ के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगा। वो बहुत ज़्यादा झटपटा रहा था और एक पल के लिए वो वेंचाओ की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करते करते उस स्ट्रगल में कामयाब भी हो गया। वेंचाओ की पकड़ विंग के जॉ लाइन से थोड़ा
लूज हो गई और उसी बात का फायदा उठाते हुए विंग ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज किया और वेंचाओ को पीछे की तरफ धकेल दिया और वेंचाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वेंचाओ वो कहाँ रुकने वाला था, वो विंग के करीब आने लगा। विंग ने क्लियरली वेंचाओ की आंखों में अपने लिए लस्ट देख ली थी, इसीलिए वो पीछे की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अभी भी वेंचाओ के गुंडों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ ने विंग के करीब जाते हुए विंग के हुडी की कॉलर को टाइटली पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया, जिससे विंग और वेंचाओ का फेस बहुत करीब आ चुका था। वेंचाओ विंग को किस करने के लिए उसके लिप्स के पास झुकने लगा, पर विंग जो अभी बस खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था वेंचाओ के हाथों से, उसने बिना सोचे समझे वेंचाओ के फेस पर एक स्ट्रॉन्ग स्लैप लगा दिया, जिससे वेंचाओ विंग से दूर हो गया और लगभग जमीन पर गिरने वाला था, पर उसने खुद को संभाल लिया। विंग का स्लैप इतना जोर से था कि वेंचाओ के माउथ से ब्लीड होने लगा। वेंचाओ ने जैसे ही अपने माउथ के पास वो ब्लड फील किया, उसे विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो विंग के पास गया और वेंचाओ ने विंग को बहुत जोर से स्लैप किया, जिससे विंग खुद को संभाल नहीं पाया और वो जमीन पर गिर गया। वेंचाओ ने वैसे ही अपने जैकेट को निकालते हुए कहा, लिटिल ओमेगा, मैंने सोचा था कि तुम्हें शादी करके अपने साथ रखूंगा और बाद में तुम्हारे साथ वो सारी नॉटी थिंग्स करूंगा, पर तुम बहुत डेस्परेट हो शायद, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी अपना बना लूं। इतना बोलकर वेंचाओ ने अपने गार्ड्स की तरफ देखा। उन गार्ड्स में से एक गार्ड ने कार की डोर को ओपन कर दिया। वेंचाओ के चेहरे पर स्माइल आ गई। विंग, वांगजी और वेंचाओ तीनों भी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वेंचाओ विंग के पास गया जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उससे बचने के लिए पीछे की तरफ खिसक रहा था। वेंचाओ ने विंग की कॉलर को फिर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए कार की तरफ लेके जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अब विंग को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी आइज़ को टाइटली बंद किया और वो फुल स्ट्रेंथ अपनी एक करने लगा। तब तक दूसरी तरफ वेंचाओ विंग को कार में खींचते हुए लाया था और उसने लगभग विंग को खींचते हुए कार की बैक सीट पर फेंक दिया था। साथ ही उसने अपनी टी शर्ट को भी निकाल दिया था और अब वेंचाओ अपर से पूरा नेकेड था। विंग को वेंचाओ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो लगातार वेंचाओ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग ऑलरेडी वेंचाओ की कार में ट्रैप हो चुका था और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि दूसरी साइड का डोर लॉक था और जिस साइड से विंग निकल सकता था वहाँ वेंचाओ खड़ा था। वांगजी, जिसने अभी तक अपनी आइज़ को क्लोज करके रखा था, वो विंग की चीखें सुन सकता था। विंग लगातार वांगजी को अपनी हेल्प के लिए पुकार रहा था। वो लगातार रोते हुए वांगजी का नाम ले रहा था। विंग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लंजा, लंजा प्लीज बचा लो, लंजा प्लीज हेल्प, लंजा। वांगजी ने अपनी आइज़ को ओपन किया और उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए पहले तो वेंचाओ के लोगों से छूटने की कोशिश की, पर वेंचाओ के लोगों ने वांगजी को स्ट्रांगली पकड़ के रखा था। फिर भी जैसे तैसे करके वांगजी उन लोगों को मार के ढकेल के वेंचाओ की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ वेंचाओ का वांगजी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, वो बस विंग की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, माय लिटिल ओमेगा, लंजा नहीं कहो वेंचाओ, बोलो मेरा नाम बोलो और अब मेरे नाम से ही तुम्हें मौन भी करना है। यह सुनना था कि विंग और भी ज़्यादा डर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी का पारा ये सुनकर पूरी तरीके से हाई हो चुका था। उसने अब अपनी भी फिक्र करना छोड़ दिया और विंग की भी। वो अब बस वेंचाओ को किसी भी तरह से मारना चाहता था, क्योंकि उसे गुस्सा ही इतना आया था विंग के बारे में इतना बुरा सुनकर। वांगजी भागते हुए वेंचाओ के पास गया और उसने वेंचाओ को मारना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विंग ने देखा कि वेंचाओ हट चुका है और वांगजी वेंचाओ को मार रहा है, वो कार से बाहर निकल के आया।
पर विंग ने तुरंत ही यह नोटिस कर लिया कि वांगजी बस वेंचाओ को मार रहा है और वेंचाओ के बहुत सारे गुंडे वांगजी को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इवन वो वांगजी को मार रहे हैं ताकि वो वेंचाओ से वांगजी को दूर कर सके। विंग को डर सिर्फ वेंचाओ से लगता था, पर बात यहाँ वांगजी की थी, इसीलिए वो भी कोई नॉर्मल ओमेगा तो था नहीं। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी स्ट्रांग था, पर वो होता है ना, किसी इंसान से अगर हम डरने लग जाए तो हम चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके सामने हार ही जाते हैं। वैसा ही विंग के दिल में वेंचाओ के लिए डर बैठ चुका था, पर बाकी लोगों से वो थोड़ी ना डरता था। और जैसे ही खासकर उसने देखा कि उसके लंजा पर मुसीबत आ रही है, वो तुरंत ही वेंचाओ के लोगों से लड़ने लगा। वही वांगजी ने जैसे ही देखा कि विंग वेंचाओ के लोगों से फाइट बैक कर रहा है, उसके फेस पर स्माइल आ गई। वांगजी ये समझ चुका कि विंग सिर्फ वेंचाओ से डरता है, ना कि बाकी लोगों से। इसीलिए उसने विंग को मोटिवेट करते हुए कहा, कम ऑन विंग, फाइट बैक करो। और वांगजी बस वेंचाओ को विंग से दूर करने की कोशिश करने लगा। वही विंग और वांगजी बहुत सारे लोगों को मार चुके थे। साथ ही वांगजी ने लगभग वेंचाओ को बेहोशी के कगार पर छोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद वांगजी ने नोटिस किया कि और भी कार्स वहां आ रही है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग को शाउट करते हुए कहा, विंग, कार की तरफ जाओ और कार को स्टार्ट करो जल्दी। जैसे ही विंग ने वांगजी की यह बात सुनी, उसने वेंचाओ के लोगों को अपने आप से दूर पुश किया और वो तुरंत कार की तरफ भागने लगा। साथ ही वांगजी भी वहां से कार की तरफ भागने लगा। वांगजी तुरंत ही कार की दूसरी साइड पैसेंजर सीट पर बैठ गया और विंग ड्राइवर सीट पर बैठ गया और वो फास्टली ड्राइव करने लगा। वो दोनों भी वहां से फाइनली निकल चुके थे, पर बहुत सारी कार्स ऑलरेडी उनका पीछा करने लग गई थी। वांगजी हो सके उतना विंग से फास्ट ड्राइव करने के लिए कह रहा था। साथ ही विंग भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फास्ट ड्राइव कर रहा था, पर पीछे वाली कार्स भी उतनी ही फास्टली ड्राइव कर रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि एक कार ने विंग को पीछे से बहुत जोर से कार को हिट कर दिया, जिससे विंग और वांगजी की कार कंट्रोल से बाहर निकल गई और वो साइड में जाकर एक पेड़ से टकरा गई। विंग ऑन द स्पॉट अनकॉन्शियस हो चुका था, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील्स बहुत जोर से विंग के हेड को हिट हुई थी। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.